समय के साथ, समाज की आवश्यकताओं के साथ राजनीति बदलती है, राजनीति का नैरेटिव बदलता है। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस स्थिति में आती है कि वह अपने आवरण से निकल नहीं पाती, जब निकल नहीं पाती है तो उसका जो राजनीतिक भविष्य है वह संकुचित होने लगता है। कोई भी चुनाव होता है वह नेगेटिव एजेंडे पर नहीं लड़ा जा सकता। नेगेटिव के साथ-साथ आपको पॉजिटिव एजेंडा भी देना होगा। लेकिन शायद मुद्दों की वजह से, शायद सामाजिक समीकरण की वजह से एक स्थिति ऐसी बनी थी उत्तर प्रदेश में जिसके बाद उस नैरेटिव में कहा नई-नई चीज़ें इन्हें गढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं आऊँगा तो जो आपके मन में है कि मैं केवल एक समुदाय विशेष से प्रभावित नहीं रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी पार्टी है, जितने बड़े संसाधन हैं उसके पास, और उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी को आप नहीं रख सकते। लेकिन शायद मुद्दों की वजह से, शायद सामाजिक समीकरण की वजह से एक स्थिति ऐसी बनी थी उत्तर प्रदेश में जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कमियों के आधार पर, उससे हुई गलतियों को अपना सीढ़ी बनाकर सत्ता की सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को सामने रखने में, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने में रखने में, वोटरों के सामने अपनी बातों को रखने में पूरी तरह से सफाई के साथ नाकामयाब रहे, और इसकी वजह से उनकी हार हुई। देखिए, नाकाम रहे या नहीं रहे ये तो हम पूरा नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह नाकाम रहे। लेकिन कहीं न कहीं देखिए कोई भी चुनाव होता है, वह नेगेटिव एजेंडे पर नहीं लड़ा जा सकता। नेगेटिव के साथ-साथ आपको पॉजिटिव एजेंडा भी देना होगा। ये देना होगा ताकि समाज के बहुसंख्यक सभी लोगों को लगे कि जो स्थिति सपा के सरकार की 2012 से 17 के बीच में थी, वह स्थिति नहीं रहेगी। तो यह नैरेटिव होना चाहिए था। उस नैरेटिव में कहा नई-नई चीज़ें इन्हें गढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं आऊँगा तो जो आपके मन में है कि मैं केवल एक समुदाय विशेष से प्रभावित नहीं रहूँगा, ये करने की ज़रूरत है। मेरा फ्यूचर प्लान क्या होगा? डेवलपमेंट का प्लान क्या होगा? होता क्या है, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस स्थिति में आती है कि वह अपने आवरण से निकल नहीं पाती, जब निकल नहीं पाती है तो उसका जो राजनीतिक भविष्य है वह संकुचित होने लगता है। तो अखिलेश ने उसे तो तोड़ने की, तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जो विकास के बारे में, जनरल जो मुस्लिम समुदाय के बारे में भी जो एजेंडा पेश करना चाहिए था, वह एजेंडा पेश नहीं किया। जैसे लेबर पार्टी इंग्लैंड में जब कंजर्वेटिव पार्टी बहुत दिनों तक मार्गरेट थैचर के बाद बहुत दिनों तक सत्ता में रही, तो लेबर पार्टी के आने का करीब-करीब लग रहा था कि रास्ता खत्म हो गया है। तब आप देखेंगे कि टोनी ब्लेयर ने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा थर्ड वे, और थर्ड वे का मतलब है उन्होंने कहा कि हम ना तो पूरी तरह पूंजीवादी हैं और ना हम पूरी तरह जो हम लेबराइट्स हैं, हम दोनों का संगम लेकर के चलेंगे, और उसने टोनी ब्लेयर को सत्ता में वापसी कर दी। सो माय पॉइंट इज कि आपको नए नैरेटिव आपको देने होंगे। कैसे? समस्या के समाधान के साथ-साथ आपको विकास के, भविष्य के आपको नए नैरेटिव दिखाने होंगे। केवल इससे काम नहीं चलेगा आने वाले समय में कि हम आपको स्कूटी दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, नहीं। अब जनता सभी जानती है, ये तो चुनाव के समय के वादे हैं। समझे ना? इसलिए उस मामले में कहीं न कहीं वे कमज़ोर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जो मैं कहता हूँ कि वातावरण आपके पक्ष में है, लेकिन इससे ज़रूरी है कि उस वातावरण को आप मतपेटियों तक ले जाने में कामयाब रहें। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के सामने तो अखिलेश के वो रिसोर्सेस नहीं थे। अखिलेश के पास उतने स्टार प्रचारकों की
फौज नहीं थी, अखिलेश के पास जो ग्राउंड लेवल उतने वर्कर्स नहीं थे जो वास्तव में जनता को मत पेटियों तक ले जाने में, उसको ट्रांसलेट करने में अहम भूमिका निभाएं। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण कारण था। और जैसा मैंने कहा कि महिलाओं ने किस रूप में मतदान दिया, यह आज भी मतलब किसी एग्जिट पोल के द्वारा या किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है। कितने प्रतिशत महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, कितने प्रतिशत ने सपा को दिया, कितने प्रतिशत ने कांग्रेस को दिया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये तो ठीक है, नारा आपने दिया, लेकिन आपको उस वर्ग से, लड़कियों से, महिलाओं से, माताओं से, आप बहनों से आपको कितना प्रतिशत वोट मिला, ये महत्वपूर्ण है। आप उनको बूथ तक नहीं पहुंचा पाया, उनको आप फाइनली अपने मत पेटियों तक उनको उसको प्रमोट नहीं कर पाए, उनको इस मतलब अपने प्रभाव में नहीं ले पाए कि वो वोट बूथ पर जाके और आपके पक्ष में मतदान करें। वो भी एक मैकेनिज्म है जो कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी है। मैं जरा बसपा के बारे में अब आने थोड़ा बात करूंगा। इस कार्यक्रम को तो बड़ा भी किया जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि बसपा को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम ये मानकर अभी तक चलते रहे हैं कि अगर कांग्रेस के डाउनफॉल के बाद तीन मुख्य बड़ी राजनीतिक ध्रुव थे, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा, और इन तीनों दलों के बीच में पिछले 15-20 सालों में सत्ता की हिस्सेदारी होती रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में घना दो ध्रुवीय चुनाव होने की वजह से बसपा का एकदम से बंटाधार हो गया, उसको कह सकते हैं इस लैंग्वेज में, और एक सीट मिली है। इसको कैसे देखा जाए, बसपा का अब क्या भविष्य आप देखते हैं? देखिए, बसपा के जो कोर सपोर्टर्स हैं वे कहाँ हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। 1990 के दशक में अगर हम देखें, 1993 के बाद के दशक में अगर हम देखें, तो जो बसपा के सपोर्टर्स थे उनको मायावती उनका वोट जिधर चाहती थी ट्रांसफर कर देती थी। बीजेपी के आने से इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। और महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ है? महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि बीजेपी ने न केवल बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पैथियोन में उनको शामिल किया, पैथियोन से मेरा मतलब है कि उनको एक सम्मानजनक स्थिति उन्होंने दी है, बल्कि उन्होंने उसके साथ साथ जो दलित समुदाय का वोट है उसे भी साधने की उन्होंने कोशिश की है। और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं मायावती की चीफ मिनिस्टर रहते हुए उसके बाद उनकी जो जीवन शैली है और जिस तरह से उनका कनेक्शन जो अपने दलित वर्ग के मतदाताओं से धीरे-धीरे टूट रहा है, उनके बारे में जो खबरें आती रहीं कि लोग कहते हैं कि यह दलित की बेटी नहीं दौलत की बेटी है। तो इस तरह के जो नैरेटिव्स आते रहे, उसने कहीं न कहीं उनको अपने दलित मतदाताओं से उन्हें दूर कर दिया। और दलित मतदाताओं को लगा कि अगर बीजेपी हमारे लिए काम कर सकती है, दूसरे हमारे लिए काम कर सकते हैं, तो हम उनके पास जाएँगे। क्योंकि मतदाता तो कोई स्टैटिक होता नहीं है। वह तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिधर उसको लगता है कि उसकी संभावनाएं ज्यादा अच्छी हैं, उधर वह जाता है। जिधर उसके लगता है कि उसके हितों को अच्छी तरह से देखा जा सकेगा, उधर वे जाना चाहते हैं, उधर वे जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें तो पहले दलित वोट कांग्रेस के साथ थी, बाद में हम देखें जनता दल की लहर में जनता पार्टी के साथ आई 1977 में, और बाद में देख रहे हैं कि काशीराम की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी थी उसमें आई। अब हम देख रहे हैं कि उसमें से बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो ये तो समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि फिर वही बात आती है, क्या लोगों को, जिस समुदाय को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी नेता रिप्रेजेंट करता है, क्या वह उस समुदाय के हितों को साध रहा है या अपने हितों को साध रहा है? यह महत्वपूर्ण है।
हालांकि दलितों की संख्या अधिक है, अगर उत्तर प्रदेश में अधिक है, पंजाब में अधिक है, तो सभी दलित और बाबा साहेब की बात करेंगे, उनको अपनाने की कोशिश करेंगे, उनको कोऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। आप अभी देखिए पंजाब में आपकी सरकार बनने जा रही है, उनमें भी वहां भी बाबा साहेब हैं, तो आखिर बाबा साहब कहाँ कहाँ हैं? इसका मतलब है कि बाबा साहब महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा साहब के नाम पर जो दलित वोट में ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाने की स्ट्रैटेजी है वह महत्वपूर्ण है। तो जो इस स्ट्रैटेजी में सफल होगा, दलित उधर जाएंगे, दलित जिधर जाएंगे उनका वोट मिलेगा, उसको उस पार्टी को फायदा होगा। और एक और जनरल एनालिसिस ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना भी उनको नुकसान कर गया, क्योंकि इससे जो उनका मुस्लिम वोट, दलितों के अलावा मायावती की ये ताकत मानी जा रही थी कि मुस्लिमों को भी उन्होंने साथ लिया था, और इसकी वजह से उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी 2007 में। ब्राह्मणों का भी साथ मिला था। तो आपको लगता है कि जो उनका भाजपा के प्रति जो नरम रुख था, ये भी उनको नुकसान कर रहा है, और ये अब आगे भविष्य क्या देखते हैं उनकी पार्टी का? नुकसान निश्चित रूप से किया है, कम से कम इस इलेक्शन में तो उनको नुकसान किया ही है, क्योंकि ऐसा प्रचारित भी किया गया और लोगों ने देखा भी कि शायद वे बीजेपी के प्रति ज्यादा सॉफ्ट उनका कॉर्नर है। किस कारण से है इस पर यहाँ चर्चा करना उचित नहीं होगा, लेकिन इस रूप में उनको देखा गया जिस कारण से उनके मतदाताओं ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण होंगे। ये तो निश्चित है कि दलित मतदाता महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या भी 20% के आसपास है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन वो किधर जाएंगे यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में जो योगी सरकार है वह योगी सरकार किस प्रकार की नीतियां अपनाती हैं, उन्हें साधने के लिए उन्हें क्या क्या सुविधाएं देती है। आखिर मायावती पर की पकड़ क्यों हुई? मायावती की पकड़ उन मतदाताओं पर इसलिए हुई कि उन्हें लगा कि मायावती के रूप में उन्हें एक सशक्त सपोर्टर मिला है, जो जो हम कह सकते हैं कि अगड़ी जातियों के या अन्य लोगों के का जो उत्पीड़न के द्वारा उनके द्वारा हो रहा था दलित मतदाताओं का गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, उसके सामने एक हम कह सकते हैं एक रक्षा कवच के रूप में वह खड़ी थी। इसी के लिए उन्होंने किया। प्लस उन्होंने विकास का काम किया, उन्होंने उनके लिए घर बनवाए, पक्के रोड बनवाए और एक प्रकार से वैचारिकी पैदा की अंबेडकर की मूर्ति लगा करके। तो आने वाले समय में योगी सरकार क्या करती है उनको साधने के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और वह डिसाइड करेगा कि यह वर्ग किधर जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि जो बदल रही है राजनीति, जो बदल रही है, इसने समाज को भी बदल दिया है, समाज की सोच को भी बदल दिया है, और इसकी वजह से भी अब राजनीतिक शैली को बदलने की जरूरत है? निश्चित रूप से देखिए, समय के साथ समाज की आवश्यकताओं के साथ राजनीति बदलती है, राजनीति का नैरेटिव बदलता है। आप ये देखिए 1950 में जो नैरेटिव थी वह आज नहीं है। जब हम 1950, 60, 70 के समय में हम एक जिस नैरेटिव की बात करते थे वह आज नहीं है। तो निश्चित रूप से यह बदले है, यह बदलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यह देखना होगा कि वे किस तरह से जो उनका भविष्य का एजेंडा है, जो समाज के हित में हो, जो नागरिकों के हित में हो, जो देश के हित में हो, उसको वे आगे बढ़ाते हैं। इस पर उन्हें मतदाता मत देंगे, उनके लिए विचार करेंगे। नहीं तो आप केवल अपने पार्टी के छोटे छोटे हितों के लिए, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों के लिए अगर आप केवल जोड़ तोड़ करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो मतदाता है वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं जाएगा।
अब लोग एक लॉन्ग टर्म व्यू में देखना चाहते हैं, और खास करके जो मिडिल क्लास है वह एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास इंडिया में तैयार हो गया है, जो सुविधाएं भी चाहता है, जो देश को आगे बढ़ते भी देखना चाहता है, और साथ साथ जो कानून व्यवस्था चलती रहे वह भी देखना चाहता है, सरकार सशक्त हो वह भी देखना चाहता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो समाज की आवश्यकताएं हैं आज के समय में, देश की आवश्यकताएं हैं आज के समय में, वह आने वाले समय में राजनीति के नैरेटिव को वह डिफाइन करेंगे। आप देखिए कि पंजाब में देखिए, पंजाब में जो आपकी जो विजय हुई है, आप देखिए उन्होंने अलग नैरेटिव देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो है कम्युनल लाइन से बिल्कुल अलग हट करके हम नागरिकों को एक सरकार के रूप में क्या सुविधा दे सकते हैं, हम एक भ्रष्टाचार विहीन सरकार प्रदान करें जो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जरूरतों के बारे में सोचे, उन्हें लागू करने की कोशिश करे, उनकी सुविधाओं में वृद्धि करे, हम सरकारी तंत्र को अच्छा करने की कोशिश करें। कहा जाता है कि दिल्ली में जो प्राइवेट अब ये सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। तो आने वाला समय क्या बता रहा है कि आपको एक नया नैरेटिव रखना होगा, तभी आप स्पेस बना पाएंगे। क्या कारण है कि पुरानी पार्टियों के होते हुए भी आप स्थान बना रही है? कुछ तो कारण होगा। जनता क्यों उसको पसंद कर रही है? जनता क्यों पसंद कर रही है? कहीं ना कहीं जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस उन्होंने दिया है, उस मॉडल की ही तो लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, कम से कम विश्वास कर रहे हैं। और नेताओं के ऊपर जनता विश्वास करे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की विजय के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त होती है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिली सफलता? क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, योगी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, आपके में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि यह आदमी ठीक करेगा, अनलेस एंड अनटिल ही इज प्रूव्ड रॉन्ग। तो जोगी जी को भी जो इतना बहुमत मिला है, लोगों ने वही विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है, अनलेस एंड अनटिल दैट इज प्रूव्ड रॉन्ग। जब रॉन्ग प्रूव होता है तभी लोग उससे फिर हटने लगते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, राजनीति में एक विश्वास अब बड़ी चीज हो गई है, और नेताओं का विश्वास लौटना एक बड़ी बात हो गई है कि नेता जो सामने उसको दिख रहा है और क्रेडिबल चेहरा है, भरोसेमंद चेहरा है, लोग यकीन कर सके कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, वो जो वादा कर रहा है वो पूरा होगा। और ये भरोसा जब तक नेता कायम नहीं कर पाएंगे, अब आने वाली राजनीति वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। समाज बदल रहा है, और हमने बहुत अच्छी चर्चा की, और प्रोफेसर साहब आपने मुझे जो इतनी गंभीरता से इस राजनीति का जो आपने डिस्क्राइब किया, और ये आमतौर पर इस तरह से लोग राजनीति को देखते नहीं है। चूंकि आप लंबे समय से राजनीति शास्त्र न केवल पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप समाज शास्त्रीय उसका अध्ययन करते हैं। आपके उस अध्ययन की वजह से आप इतना गहराई से समाज को, राजनीति को, दोनों को जोड़ पाए हैं और इन सारी चीजों को समझा पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं इसी तरह की चर्चा के साथ, मैं इसी तरह के विमर्श के साथ उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।